नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं उस शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूं जो एमए फाइनल के साथ में उन्होंने नेट क्वालिफाई किया और नेट क्वालिफाई किया उसके तुरंत बाद राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके अंदर सिलेक्शन लिया है। राजस्थान की संभवतः सबसे कम उम्र की असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है उजमा खानम। उनसे आज आपको मिलाने वाला हूं। उनकी कहानी है वो आप सब लोगों के लिए बहुत इंस्पायर करने वाली रहेगी। उन गांव डाणी की जो बच्चियां हैं जो बड़े सपने देखना चाहती हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, उनके लिए ये एक बहुत प्रेरणादायी कहानी बनने वाली है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले उजमा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करने पे। थैंक यू सो मच सर। उजमा, मैं आपको एक बात सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन हुआ था और उसका फाइनल रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के बाद में सबसे पहले आपको सूचना कब मिली और किसने दी थी? वो पल कैसा था? सर रिजल्ट का हम लोग बहुत सुबह से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। वो शाम हो गई थी पर रिजल्ट नहीं आया था, तो फिर हम लोग मार्केट चले गए थे, मैं और मम्मी। फिर जब हम वापस आए तब मेरी बहन बाहर ही दरवाजे पे खड़ी हुई थी कि तेरा रिजल्ट आ गया। और मतलब 15-20 बार तो मैंने अपना रोल नंबर कंफर्म किया कि मेरा ही रोल नंबर है, तो विश्वास नहीं हो रहा था। पापा ने भी एक बार, फिर थोड़ी देर बाद पापा आ गए और फिर उन्होंने हक करके सब लोग रोने लगे। और वो बहुत मैजिकल मोमेंट था वो, क्योंकि पापा बहुत कम बोलते हैं मेरे पापा, और उन्होंने पहली बार मतलब मुझे बहुत जोर से हक कर गए और वो रोने लगे थे। तो बहुत अच्छा मोमेंट था, बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। बहुत अच्छा। देखो, ये गोल्डन मोमेंट होता है, ये लाइफ टाइम अपने लिए यादगार रहता है कि उस समय अपन को इतनी बड़ी सफलता मिली है। सबसे पहले अपन ने किसको इन्फॉर्म किया या अपन को किसने बताया? और स्वाभाविक सी बात है, सबसे बड़ी खुशी है इस जो किसी की भी सक्सेस में सबसे बड़ी जो खुशी होती है दूसरे को, वो माता पिता से बड़ी किसी को खुशी नहीं होती, उसको सबसे बड़ी खुशी होती है। उनको लगता है कि अपनी संतान है वो सक्सेसफुल हो गई जीवन में, बस ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अपन बात करेंगे उजमा से, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर की उन्होंने किस प्रकार से प्रिपरेशन की है। अपन जानेंगे कि उन्होंने इंटरव्यू की कैसी प्रिपरेशन की है, जीके कैसे तैयार किया है, उन्होंने अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार किया है। उजमा का इंग्लिश लिटरेचर से असिस्टेंट प्रोफेसर में 32 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो उजमा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन है वो कहां से हुई थी, अपने घर परिवार के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में। अब सर मेरी प्राइमरी एजुकेशन सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वल्लभनगर कोटा से हुई थी। सर मेरे पापा मैकेनिक हैं, तो हम वो एजुकेशन तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरे बड़े पापा जो थे, ही इज लाइक अ सेकंड फादर टू मी। उन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प करी और ये विजन भी दिया कि उनकी सारी बेटियां बहुत अच्छे से पढ़ाई करके कुछ आगे करेंगी। और फिर सर उसके बाद सबसे बड़ा क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है कि उन्होंने वो जो ग्राउंड बिल्डिंग होता है कि हर एफर्ट लेना, कि काम जल्दी खत्म करके हमको पढ़ाना, कि हमारे अच्छे ही मार्क्स आने चाहिए, वो वाला सर मम्मी ने वो बेस तैयार किया। उसके बाद सर मैं जब कॉलेज में गई इंग्लिश से, जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल गई थी, बहुत छोटी थी 4th क्लास में, तो जब मैं पहली बार उस स्कूल में गई थी तो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैं स्कूल जाने में बहुत रोती थी। तो तब से वो एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि मुझे इंग्लिश सीखनी है कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, कि लोग क्या बात कर रहे हैं समझ पाऊँ एटलीस्ट। तो तब से फिर मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर मैं लाइब्रेरी में नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी, तो मुझे इंग्लिश तभी से पसंद थी। मैंने 11th-12th में फिर इंग्लिश ली और ग्रेजुएशन में आते आते भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो मैंने वो चूज़ किया। फिर तब तक मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या बनना है। तो मेरे जो टीचर्स हैं उन्होंने वहाँ पे मेरी बहुत हेल्प की कि ये सॉर्ट आउट करने में कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे जाना चाहिए। देखो, एक तो इन्होंने अपने मम्मी और पापा के बारे में बताया कि मम्मी कितना सपोर्ट करती थी उस समय। तो सबसे पहले तो ऐसे मम्मी पापा हैं भगवान सभी को दे, और उससे भी बड़ा ऐसी बेटी सभी को दे कि मम्मी पापा तो देखो सभी को सपोर्ट करते हैं, ये मम्मी पापा सबके अच्छे ही होते हैं, और आप जितने भी सुन रहे हो सबको पता है। लेकिन बेटा या बेटी है वो ऐसे हों जो वो सपोर्ट करें, उससे दुगुना मेहनत करके उनको चुकाएं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है और ये उजमा ने कर दिखाया। ये अपनी क्लास की स्टूडेंट भी हैं, रेगुलर जो पेपर 3rd है जीके का, और उसके अंदर इनका जो डिसिप्लिन था रियली मतलब अमेजिंग था। जब क्लास स्टार्ट हुई तुरंत उस समय आ जाना, हर एक टेस्ट देना और कोई क्लास मिस नहीं करना, और उसका परिणाम भी इनको मिला है, वो आपके सामने दिख रहा है। फिर कॉलेज में कैसे आपने इसको कंटिन्यू किया?
सर मेरी एक मैम है सपना मैम, उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे बताया कि ऐसे नेट का एग्जाम होता है, आप क्वालिफाई हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। फिर सर वो जॉब मुझे बहुत अच्छी लगी, वो इन्वायरमेंट के हर चीज़, मतलब मेरी सारी पर्सनालिटी का एक तरह से कल्मिनेशन है कि वहाँ पे लीडरशिप भी होती है, आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट को भी अकेडमिकली आगे ले जा सकते हो, पढ़ा भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो वो मुझे तब मेरा टारगेट बन गया कि मुझे यही बनना है। फिर सर मास्टर्स के साथ साथ मैंने बीए थर्ड ईयर के साथ ही अपना ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे नेट की प्रिपरेशन करनी है। तो सर वहाँ से मैंने नेट की एज सच स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन तो स्टार्ट नहीं की, पर एकदम मैं चाहती थी कि मुझे सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता हो। तो एक्स्ट्रा बुक्स मैम मुझे हिस्ट्री बुक्स देती थी पढ़ने के लिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वो मैं पढ़ती थी। थ्योरीज वगैरह लाइब्रेरी से वो बुक देते थे, वो पढ़ती थी। फिर वैसे जब मैं मास्टर्स किया तो वहाँ के जो टीचर्स थे, जॉय मैम, विनीता मैम और दीपा मैम, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्होंने भी जैसे क्लास में बहुत इंटरेक्टिव माहौल रहता था, वो जैसे पढ़ाते थे। जब मैं अपने नेट के नोट्स बना के ले जाती थी तो वो डिस्कस करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, आपको ऐसे करना चाहिए। तो सर वो बहुत अच्छा मेरा रूटीन बन गया था एक तरह से। और फिर मैं सर एक ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी अर्पिता करवा की, जब उनका बहुत इनिशियल स्टेज था। तो सिर्फ उनके ऑडियो लेक्चर्स होते थे, वीडियो भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लाइव भी नहीं था, मटेरियल भी नहीं था। तो वो सिर्फ मैं ऑडियो सुन के वो नोट्स बनाती थी। तो वो भी मतलब वो बहुत मेहनत का काम तो था, 2 साल मैंने वो नोट्स बनाने में लगाए, लेकिन वो बहुत फ्रूटफुल था। उसके बाद मेरे को सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड हो गया। तो वहां से फिर एमए फाइनल के साथ मैंने नेट दिया था और फिर क्लियर हो गया उस एक बार। हर बच्चा होता है, उसके सक्सेस में देखो उनके गुरु हैं, टीचर हैं, मैडम हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान तो रहता ही है। लेकिन जो शिक्षक है वो सभी को सेम ही पढ़ाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो उनका कहना मानते हैं, वो उनको फॉलो कर लेते हैं और वो जीवन में आगे चले जाते हैं। और कुछ नहीं मानते हैं। भाई एक क्लास के अंदर 500 स्टूडेंट होते हैं, जरूरी तो नहीं सबका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन तो 50 का ही होता है। तो जो फॉलो करते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो जो ऑनलाइन मैडम सुन रहे हैं, सपना मैडम का इन्होंने बहुत बार नाम लिया है, बहुत बार बोला है हमें कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और इसके अलावा जोया मैडम और दीपा मैम, विनीता मैम और एक धर्म सिंह सर, चारों ने लगातार गाइड किया सर। मैं कभी भी उनके पास हेल्प के लिए जा सकती थी और वो हमेशा हेल्प करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि मैं बोला कि सबसे कम उम्र में उज्मा है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है। इस दौरान भी इन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी करवाया बच्चों को। अपने घर की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने उनको भी ट्यूशन करवाया, छोटे बच्चों को, ताकि उनसे कुछ इनकम हो सके। तो वो क्या कहानी है, किस प्रकार से? सर एज सच ऐसे पेरेंट्स की तरफ से कोई फाइनेंशियल वो तो नहीं था कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊं, सही, ये मेरी अपनी चॉइस थी। क्योंकि सर सरकारी कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा टाइम दे के मतलब अपनी सिर्फ एजुकेशन खुद फाइनेंस कर लूं। 12th के बाद से मतलब मेरे खुद के दिमाग में ऐसा आया। और फिर मैं बहुत ज्यादा टाइम उसको डिवोट नहीं करना चाहती थी किसी भी जॉब को। मैं चाहती थी कि मेरे पास पढ़ाई का भी टाइम हो और मतलब लेकिन पैसे भी आ जाए थोड़े, कि मेरा एजुकेशन हो जाए सिर्फ मेरे पैसों से। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 घंटे से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, आसपास के बच्चों को। तो उससे दोनों सब काम हो गए और वो एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है पढ़ाने का। और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। भाई आपका एक स्ट्रीम है, पढ़ाना है और वही चीजें पढ़नी है, दोनों एक ही साथ हो रही हैं। तो अपना इंटरेस्ट है वो भी बना रहता है। और ऊपर वाले ईश्वर ने ये चीज सुनी भी कि शिक्षा जगत के अंदर ही सबसे ऊंची पोस्ट है वो उज्मा को दिए। तो उज्मा, अब अपन मेन मुद्दा होता है उस पे आते हैं कि आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी प्रिपरेशन कब से फॉर्म फिलअप किया, और टू द पॉइंट एकदम से अभी क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ रखी है। तो बच्चे वो चीज सुनना चाहेंगे कि आपने कैसे अपने सब्जेक्ट को और जीके को मैनेज किया था, वो पूरी स्ट्रेटेजी बताओ आप। सर मेरा एमए फाइनल का लास्ट एग्जाम था, उसके नेक्स्ट डे वैकेंसी आई थी। तो मैंने जीके, क्योंकि लिटरेचर वाले स्टूडेंट ज्यादा जीके पढ़ते नहीं है, तो मेरा जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहले सब लोगों ने कहा कि वो 2 पैनोरमा की बुक्स ले आओ और उसको अच्छे से पढ़ लो और हो जाएगा, उसमें से बाहर कुछ नहीं आता है। तो सर वो बहुत डिफिकल्ट था और मैं स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम रही हूँ, तो हिंदी समझना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो बिल्कुल नहीं मैनेज हो रहा था। तब मैंने आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। तो सर फिर मैंने कॉल किया और कोर्स लिया आपका। तो सर उसके बाद थर्ड पेपर के लिए तो मैंने बिल्कुल ब्लाइंडली आपको ही ट्रस्ट किया है, अपनी यूनिवर्सिटी को। ये बुक्स भी मैंने कोई नहीं खरीदी, मटेरियल जो आप देते थे वही, आपकी क्लासेस अटेंड करती थी और आप छोटा छोटा होमवर्क देते थे क्लासेस में कि ये नदियां हैं वो मैप से याद हो जाएंगी। वो जो हिस्ट्री वाले सर थे वो अगर आप इसको ऐसे करोगे तो याद हो जाएगा, कोई गीत बना लो पेंटिंग्स के। तो सर जैसा जैसा आप कहते थे मैं उसको पूरा फॉलो करती थी। जैसे जो आप होमवर्क देते थे मैप बनाने के लिए, तो मैं मैप बनाती थी, कैलेंडर बनाती थी त्योहारों के लिए। तो उसको पर्टिकुलरली फॉलो करती गई। स्टार्टिंग में जब जनवरी में पेपर 3 था, तो मैंने लास्ट के 3 महीने तो सर अपना सब्जेक्ट टच भी नहीं किया था, सिर्फ जीके ही पढ़ा था, क्योंकि जीके बहुत ज्यादा वीक था मेरा।
फिर क्योंकि मई में था वो वाला एग्जाम, तो मैं उसको बाद में टाइम दे सकती थी, तो फिर मैंने इसको ही टाइम दिया पूरा। तो मैंने सर अपना पूरा टाइम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक तो 3 पार्ट्स में, एक तो मैं क्लासेस लेती थी, वो मैंने बाद में कोर्स खरीदा था, तो मेरी एक तो लाइव क्लास होती थी और एक पुरानी क्लास, तो 2 घंटे क्लासेस के होते थे। फिर सर एक मैं अपना नोट्स बनाने के लिए या कुछ भी लिखने के लिए, मेरे लिए सर वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ मैंने लिखा है अपने हाथ से, या फिर आपने जो पढ़ा दिया उसको मैंने अपनी, या तो कोई ग्राफ बनाया है, कोई मैप बनाया है, ड्राइंग बनाई है। मुझे आज भी याद है आप टेलीग्राम पे भेजते थे वो कि सर मैंने ये तैयार किया है, जो टास्क देते थे, फोटो भेजती थी मैं। बिल्कुल जी, तो वो मेरा एक टाइम था कि वो मुझे मेहनत करनी है। और एक तीसरा था सर, मैं रिवीजन भी 2 तरह से करती थी। एक रिवीजन जो जस्ट मैंने एक दिन पहले पढ़ा है वो रिवाइज कर दी थी, और एक रिवीजन पूरा स्टार्टिंग से चल रहा होता था, जहां से मैंने छोड़ा है वहां से पेज फोल्ड कर दिया और फिर अगले दिन वहीं से रिवीजन स्टार्ट करती थी। ऐसे फिर जब एग्जाम्स पास आ गए सर, तो फिर मैंने MCQs पढ़ना स्टार्ट किए। तो फिर वही पास्ट ईयर पेपर्स के सॉल्व कर दी जाती थी। एक आपने बुक बताई थी दिशा 2020, जी सर, वो वाली बुक लेके आई थी मैं, वो वाले उसके सॉल्व कर दी जाती थी। फिर आपने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी थी, तो फिर मैं वो फॉलो करती जाती थी। फिर जब मेरे नोट्स में से कुछ मैच नहीं होता था, तो मैं उधर साइड में लिखती जाती थी कि हाँ ये वाला पार्ट मिस हो गया है, MCQs में से मुझे नहीं आया आंसर। तो फिर ऐसे मैनेज होता जाता था। ये मैं आपको बताता हूँ उजमा की कि जैसे शुरुआती दौर में अपनी यूनिवर्सिटी जब शुरुआत की थी, अपन ने असिस्टेंट प्रोफेसर से की थी, तो उस समय फोन भी मैं और सूरज सर दोनों हैंडल करते थे बच्चों के। तो एक फोन में रखता था, एक सूरज सर रखते थे। बच्चों की कोई क्वेरीज होती थी तो हम ही सीधा, हमारे पास कॉल आता था, हम ही उसको सॉर्ट आउट करते थे। तो उजमा के कई बार बहुत से, जैसे इन कोई टास्क दिया है ना, ऑनलाइन में देते हैं, आप उस तरफ बैठे रहते हो कैमरे के उस तरफ, आप क्या कर रहे हो हमें कुछ पता नहीं है। हम हमारी तरफ से हमारा जो कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, वो हम पूरी करते हैं, फुलफिल करते हैं। अब आप उसको कैसे फॉलो करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उजमा के जब कॉल आते थे कई बार कि सर मैंने वो टास्क कर लिया लेकिन वो हो नहीं रहा है, या जैसे टेलीग्राम के ऊपर मैं बोलता था, टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था कि कल इनके नोट्स बना के और आप सब भेजोगे, तो मेरे को विश्वास था कि बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। तो उनमें सबसे पहले जो आता था डायग्राम बना के उसमें नदियां बनानी है, खनिज संसाधन दिखाने हैं, या कुछ भी जो भी दिया है टास्क, उसका फटाफट नोट्स बना के और उन नोट्सों में भेजती थी। तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता था कि हम जो कर रहे हैं बच्चे उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और जिन्होंने फॉलो किया उनके आज रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी 4-5 सब्जेक्टों के रिजल्ट आए हैं। पेपर 3 के अंदर उजमा का 32 रैंक आया है। इंग्लिश लिटरेचर में और भी बहुत सारे अपने स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। लॉ के अंदर फर्स्ट रैंक और 3rd रैंक आई है, वो अपने पेपर 3 के स्टूडेंट थे। म्यूजियोलॉजी में जो फर्स्ट रैंक आई है उनका तो रिजल्ट बहुत पहले आ गया था, वो आए थे यहाँ पे, तो वो फर्स्ट रैंक आई है, वो भी पेपर 3 के अपने स्टूडेंट थे। एक और कौन सा सब्जेक्ट था उसके अंदर, हिंदी के अंदर बहुत सारे अपने पेपर 3 के स्टूडेंट थे। तो ऐसे स्टूडेंट हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं। हम बाद में मोटिवेट होकर और अच्छी मेहनत कराते हैं। जैसे अब की बार हम और क्या कर सकते हैं बेहतर, कि पिछली बार जिनके 35 मार्क्स आए उनको कैसे 40 बना सकते हैं, 40 वाले को कैसे 142, 45 तक पहुंचा सकते हैं, वो प्रयास रहता है। और वो अब की बार चल रहा है, उस चीज के ऊपर काम भी कर रहे हैं। दूसरा, उस्मा ने एक बात बताई है कि मैंने मेरे दिन का टाइम है वो 3 भागों में बांट लेती। एक मैंने क्लासेज लेनी है, दूसरा मेरे नोट्स बनाने हैं, क्लासेज से मेरे को शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार करने हैं, और तीसरा अपना उसको अपने याद करना, उसको बार बार लर्न भी करना है, रिवीजन करना है। जो सेकंड क्लास हो उससे पहले उस चीज का अपन को रिवीजन होना बहुत जरूरी है। आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हो। बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है, सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी है ये अपने 3 पार्टों में विभाजित करके अपने कैसे सब्जेक्ट और जीके के साथ आपको मैनेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपका रिटर्न तो हो गया था, उसके बाद इंटरव्यू के लिए क्या किया आपने? सर इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, और वही जैसे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे पढ़ती थी कि बुक्स पढ़ रही होती थी सिर्फ, और कुछ नहीं कर रही होती थी। वो उस प्रोसेस को मैं एंजॉय करती थी। तो मैंने हर जगह से जो भी मेरी सारी पुरानी बुक्स थी, एमए की जितनी भी बुक्स थी और जितने मेरे नोट्स थे, मैं एमए के लिए भी अपने नोट्स ही बनाती थी, क्रिटिसिज्म थियरी वगैरह, तो वो सब मैंने वापस से पढ़ा, क्योंकि वो मैं खुद ही लिखती थी तो मुझे पहले से ही याद थे। तो आंसर्स जो बेसिक होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, जहाँ से बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने अच्छे से रिवाइज किया अपने पुराने मटेरियल से। फिर सर एक मॉक इंटरव्यू मैंने यहाँ पे दिया था अपनी यूनिवर्सिटी आके, तो जो यहाँ पे एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने मुझे गाइड किया बॉडी लैंग्वेज के लिए, थोड़ा कंपोजर मेंटेन करने के लिए, और कैसे अप्रोच करना है, आंसर्स को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो वो उससे काफी हेल्प मिली, जैसे उन्होंने गाइड किया। तो ऐसे मैंने प्रिपेयर किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी लगभग आरपीएससी के अंदर 10,000 स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू पेंडिंग है, अलग अलग सब्जेक्टों का। रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो वो आप सोच सकते हो कि कैसे तैयार करना आपको। आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर कर सकते हो अपने लेवल पे ही। उसके बाद जैसे आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को मॉक इंटरव्यू वगैरह देना चाहिए जिससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका,
तो वो आप मॉक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। कहीं पे भी जहां पे आपकी सुविधा है, जैसे अपनी यूनिवर्सिटी करवाती है उसकी पूरा उनका वीडियो वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाती है, और कहीं पे भी आपको जहां सुविधा हो आपकी वहां पे उस चीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि उससे आपको वहां पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं, वहां पहली बार जाओगे तो ऐसे लगेगा कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, तो यहां से वो अंदर की झिझक है ना वो खुल जाएगी आपकी, ये आपको बेनिफिट होगा सबसे बड़ा। तो उजमा, अब आप जो अभी भर्ती आई हुई है, दिसंबर में एग्जाम है, उन स्टूडेंट को आप एज ए वापिस स्टूडेंट बन जाओ एक बार। आप असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन गए, लेकिन एक बार आप स्टूडेंट बन जाओ। आपके सामने 10 महीने अभी। जी सर। इन 10 महीने को किस प्रकार से डिवाइड करके कैसे फॉलो करें, उनके लिए आप कुछ गोल्डन जो वाक्य हैं, आपके वर्ड हैं, वो बताओ, ताकि वो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके वो भी सक्सेस हो सके। सर, एक कोई मतलब पर्टिकुलर रूल नहीं होता है कि ये ही स्ट्रैटेजी वर्क करती है। सब लोग बहुत डिफरेंट होते हैं। अभी क्या होता है, सब लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, और वो खुद पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो टाइम टेबल जो सब बनाते हैं, इतने बजे से ये पढ़ना है, इतने बजे से वो पढ़ना है, वो मुझसे कभी भी फॉलो नहीं होता है। तो मैं टारगेट वाइज चलती हूँ कि आज के दिन का ये टारगेट है, बॉक्स 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 उन सबको टिक करना होता है। अब मैं उसे एक को शायद 1 घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाए, वो अलग बात है। तो वो टाइम टेबल मेरे लिए वर्क नहीं करता। तो कोई कोई ऑडियो, मतलब कोई कोई विजुअल लर्नर्स होते हैं, जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ तो मुझे लर्न रहता है। कोई कोई ऐसे होते हैं सुन के याद करते हैं। तो आपके लिए क्या बेस्ट है, पहले सब हमें ये देखना चाहिए कि हमें कैसे सबसे अच्छी तरह से लर्न होता है, उसके हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। पर एक तो होता है कि अभी सब लोग, जिनको भी मैं नोटिस करती हूँ, जितना मुझे पता है कि सब लोग कोई भी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं, है ना, सीधा एमसीक्यूज पे कूद जाते हैं, जैसे नेक्स्ट डे पेपर है। सही है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको पूरे सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक बार हमारा बेस बन जाता है, फिर उसको हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं। और जैसे इंटरव्यू में हमें पूरे लंबे आंसर्स देने हैं, हमें एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए भी बेसिक है। आपको मतलब आप उस नॉलेज को कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, फिर वो बाद में किया जा सकता है। पर आपका पहले बेस स्ट्रांग होना चाहिए। डायरेक्टली एमसीक्यूज में जंप करने से अच्छा है कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाए पहले, और फिर उसके बाद आपको कैसे लर्न होता है उसके हिसाब से आप लर्न कर सकते हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में हो जाता है रिविजन। ज्यादा लोग रिवाइज नहीं करते हैं, अंत तक आते आते शुरू में जैसे एक बहुत बड़ी बात बताई कि सबसे पहले क्या करते हैं, एमसीक्यूज लेके आते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज लाने से तो आपको सीधा डिमोरलाइज हो गया आप। पहले आप उसका बेसिक चीजें पढ़ो, तब बाद में आप एमसीक्यूज सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, फिर एक रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट तक आते आते ऐसा हो जाता है कि हमारा 70% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है, हमें याद हो जाता है, तब हमारा रिवीजन का टाइम ज्यादा हो जाता है उससे, जिससे मतलब हम नया ज्यादा कम पढ़ते हैं और रिवाइज ज्यादा करना होता है पुराना। तो वो उस रिवीजन को एक्स्ट्रा टाइम देना जरूरी हो जाता है जब आपका एकदम 50% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो बराबर बराबर वेटेज देना इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन कभी कभी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्यादा पढ़ने से भी, कि आपने कोई कोई टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका वेटेज ज्यादा नहीं है। जैसे जीके में वो हिस्ट्री वाला पार्ट था, थोड़ी थोड़ी लास्ट जब एग्जाम आने वाले थे तो बीकानेर वगैरह की हिस्ट्री मैंने टच भी नहीं की थी, तो वो नया पढ़ना मैंने छोड़ दिया था। पर जो पढ़ा हुआ था, जैसे आपने वो ज्योग्राफी, खनिज संसाधन बोले थे कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही सही, नदियां हैं इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही सही, वो उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो मुझे लगता है कि एक लगभग अंतिम क्वेश्चन मानो आपकी तैयारी करते हैं किसी भी जैसे बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो देखो ऐसा 1-2 महीने में तो तैयारी होती नहीं है, लगभग मान के चलो 10 से 12 महीने उसमें लगते हैं। जी सर। उस दौरान बहुत से अपने मतलब डाउनफॉल आते हैं, कई बार अपन ऐसे मन में डिमोरलाइज भी होते हैं कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे। तो वो मोटिवेशन होता है एक, वो कहां से मिलता है, वो आपको कहां से मिला इस तैयारी के दौरान? आपको लगभग 10-12 महीने तो हो गए होंगे तैयारी में, उसमें दौर में लगा होगा। उस दौरान क्या आपको भी ऐसा फील होता था तो आप किस प्रकार से उसको मैनेज करते थे? सर, पहला तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन होता है फैमिली, पापा और मम्मी। और सर दूसरा होता है कि हम लोग बहुत सेल्फ डाउट करते हैं जब हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए एक्स्ट्रा, बस बिलीव करना चाहिए, खुद पे भी बिलीव करना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज पे बिलीव करना चाहिए और दूसरा गॉड पे बिलीव करना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती हूँ, उसके बाद कि मैं अपना कर देती हूँ, उसके बाद जो होता है हो जाता है खुद ही। बहुत बड़ी बात है। माता पिता देखो, जब भी आप डिमोटिवेट हो तो किसी का भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी आजकल सब मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, किसी का देखने की आवश्यकता नहीं। अपने माता और पिता का चेहरा देख लेना एक बार, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। उनको जो आपके प्रति जो उम्मीद की किरणें उनकी आंखों में बसी हुई है ना, बस उनको देख लेना, उससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है दुनिया में। और वो जितना मोटिवेशन आपको वहां से मिलेगा ना, बस वो आपकी सफलता के लिए पर्याप्त है। बाद में तो वीडियोस वगैरह देखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं।
और ये उजमा का देख सकते हैं अपन, सफलता के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। उजमा की माताजी भी आज साथ में आए हैं उजमा के यहाँ पे जयपुर में, और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम कि उनकी कोख धन्य हो गई। और उन्होंने जो सपने सजोए थे अपनी बेटी के बारे में, अभी वो बैठे थे तो यही बता रहे थे कि मेरी एक बेटी और है सर, और वो ज्योग्राफी से प्रिपरेशन कर रही है, और मेरी इच्छा है कि उजमा को जो सफलता मिली है वैसी सफलता उसको मिले। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको भी जो अचीवमेंट, जो उन्होंने सपने सजो रखे हैं वो पूरे हों। और इसके साथ आप सब लोगों को भी जो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी तरीके से तैयारी करना, पूरी अपनी रणनीति बना के बेहतर तरीके से तैयारी करना, और कभी भी खुद पे डाउट मत करना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतना पावर है। तो उस अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानो, अपनी वीकनेस है उसको पहचानो, वीकनेस को कम करना है, कैसे कम कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना है। इसी के साथ उजमा को ढेर सारी शुभकामनाएं। उजमा, आप अपने जीवन में बहुत खुश रहो, और आप जैसे जो बहुत ही ग्राउंड लेवल से आए हुए स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, हम आपसे ऐसी आशा, उम्मीद और मुझे विश्वास भी है पूरा कि ऐसी हजारों बच्चियां जो शिक्षा से वंचित हैं वो आगे आएंगी आने वाले टाइम में, और वो पौध आप तैयार करोगे और बहुत आगे तक उनको लेके जाओगे। जी सर, थैंक यू। इसके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं।